तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल 12वीं क्लास का भूगोल का 7वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में, चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में, पंचम क्रियाकलाप के बारे में, और बाह्य स्रोतन क्या है, आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन क्या है, अंकीय विभाजन क्या है, ये समस्त चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे तृतीय क्रियाकलाप। तो इसका परिचय पहले हम जानें कि वह क्रियाकलाप जिसमें वस्तुओं का उत्पादन न होकर बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है, तो ऐसे क्रियाकलाप को तृतीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रिया कहते हैं। अर्थात तृतीय क्रियाकलाप से अभिप्राय सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन से है। तृतीय क्रियाकलाप में भी कुछ सेवाएं ऐसी है जिसमें प्रत्यक्ष उत्पादन होता है, जैसे कि फास्ट फूड, और इसमें कहते हैं इस क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। अब हमें जानेंगे इसमें कि कौन कौन आते हैं। तो डॉक्टर, वकील हो गए, यहाँ वकील हो गए, प्रकाशक, मिस्त्री, धोबी, नाई, अध्यापक की सेवा, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, होटल। तो यहाँ तक बताने के पहले मैं तुम्हें एक बार और समझा देना चाहता हूँ कि क्रियाकलाप के बारे में हम जानेंगे तो अर्थव्यवस्था की कई क्रियाकलाप होती है। जैसे सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप में हम पढ़ते हैं जैसे व्यक्ति जन्म लेने के साथ जो कुछ अपने सामने देखता है और उससे अपने जीवन यापन वो करता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो इसको हम प्राथमिक क्रियाकलाप में रखते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में हमने बता दिया है कि जब प्राथमिक क्रिया का ही प्रयोग इस तरीके से करें कि उद्योग धंधे खोलें, उत्पादन करें और कारखाना खोलना शुरू कर दें, माने व्यापक स्तर से उसे काफ़ी पैसे अर्जित करें, माने उद्योग अगर खोल कर, तो उसे हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप को मुख्य तौर पे हम सेवा का समझो कि क्षेत्र मानते हैं, और इसमें वस्तुओं का उत्पादन न होकर बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। माने जो भी नौकरियां वगैरह करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि कुशल श्रमिक होते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, ये सब आएंगे। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, प्रकाशक हो गया, बैंकिंग हो गया, जितनी नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो मिस्त्री की नौकरी करते हो, धोबी की नौकरी करते हो, नाई की नौकरी करते हो, माने नौकरी करके जो पैसे कमाए जाते हैं उसमें हम कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप। तो इस तरीके से क्रियाकलाप तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले पॉइंट में जानेंगे कि तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। तो तृतीय क्रियाकलाप को हम 4 हिस्से में बांटेंगे। पहला होता है व्यापार, दूसरा परिवहन, और तीसरा होता है संचार, और चौथा होता है सेवाएं। तो व्यापार में इसमें कौन कौन आएंगे, तो फुटकर व्यापार आता है, थोक व्यापार आते हैं, और इसमें से परिवहन में आएगा रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, और संचार और सेवाएं अलग अलग करके जो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अब जानेंगे व्यापार क्या है, जिसे इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं, उस व्यापार को जान। तो वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार दो पक्षों के बीच होता है तथा इसका विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मुख्य तौर पे व्यापार के बारे में जानेंगे। जब भी किसी वस्तु का क्रय विक्रय माने हम करते हैं, माने कोई खरीदता है, कोई बेचता है, तो इस क्रिया को ही हम व्यापार कहेंगे। तो व्यापार जब भी होगा तो इसमें मुख्य उद्देश्य उसका एक ही होता है, लाभ कमाना। कोई भी हानि के लिए व्यापार नहीं करता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए क्रियाकलाप को ही हम व्यापार कहते हैं। तो व्यापार 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है फुटकर व्यापार और दूसरा होता है इसमें से थोक व्यापार। तो फुटकर व्यापार क्या है, जिसे रिटेल ट्रेड के नाम से हम जानते हैं, वह व्यापार जिसमें उपभोक्ताओं को वस्तुओं की प्रत्यक्ष बिक्री की जाती है, तो उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल बिक्री के भंडारों में संपन्न होते हैं, जबकि फेरी, रेहड़ी, द्वार से द्वार तक, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। माने फुटकर व्यापारी क्या है, रिटेल प्राइसेस कहते हैं, जब उपभोक्ता को वस्तुओं की प्रत्यक्ष बिक्री की जाती है। मतलब यदि किसी दुकान में हम जाते हैं और उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से दुकानदार हम उस उपभोक्ता को ही देते जो खरीदने आता है, मूल तौर पे जो ले जाकर उसका उपयोग करेगा अपने जीवन में, वह व्यक्ति किसी दुकान से खरीदता है, तो उस दुकानदार को हम बोलते हैं फुटकर व्यापारी। और अब इसी हम आगे तौर पर समझेंगे थोक व्यापार। तो बड़े पैमाने पर किए गए व्यापार को थोक व्यापार कहते हैं। इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से वस्तुओं को उधार लेते हैं। उदाहरणार्थ alibaba.com, हिंदुस्तान लीवर आदि। अब इसको जानो। होता क्या है, जब किसी कंपनी में कोई सामान का उत्पादन होता है, तो वह उत्पादन क्या करता है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा
और वह उसे किसी स्टॉकिस्ट को देता है। स्टॉकिस्ट वो होते हैं जिसके पास पैसे होते हैं, वो कंपनी से कहते हैं आप टोटल सामान आप हमें दे दीजिए, और कंपनी वाले बहुत कम फ़ायदा लेकर प्रति वस्तु मान लो 1 रुपया 2 रुपया या जो भी 10 रुपया बहुत कम फ़ायदे लेकर वो उसको दे देता है। टोटल स्टॉक वो ले लेता है। स्टॉकिस्ट क्या करता है कि थोक व्यापारी को देता है। थोक व्यापारी जाते हैं तो समझो कि वह थोक भाव से वो बहुत कम माने फ़ायदे पर उसको वो थोक के रूप में खरीद लेते हैं। थोक व्यापारी जब उसको अपने पास रखेंगे तो वो बेचते हैं फुटकर व्यापारी को। जैसे हमारे गांव में फुटकर व्यापारी वो होते हैं जहां हम लोग आम पब्लिक जो उपभोक्ता है, जो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, वह जाकर जिस दुकान से खरीदते हैं उसको हम लोग फुटकर व्यापारी बोलते हैं। तो वह फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के पास से जाकर थोक भाव से कुछ सामान लेकर आ जाते हैं, अपने अपने दुकानों में रखते हैं। तो इस तरीके से थोक व्यापार जो होता है वो बड़े पैमाने पर किए गए व्यापार को कहते हैं, और यहाँ पे फुटकर व्यापार जो होता है यह छोटे पैमाने पर किए गए व्यापार होते हैं। तो दोनों हम जानेंगे। अब इस तरीके से अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब व्यापार हमारा ख़त्म हो गया। व्यापार के बाद अगला पॉइंट है परिवहन। तो परिवहन को जानेंगे हम कि मनुष्य तथा वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के यंत्रों तथा संगठनों द्वारा स्थल, जल तथा वायु मार्गों के माध्यम का इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था को ही परिवहन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। यदि किसी भी वस्तु को या किसी भी सेवा को माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थल के द्वारा, जल के द्वारा या वायु मार्ग के द्वारा जब हम पहुंचाते हैं तो इस व्यवस्था को हम परिवहन के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात मानो किसी खेत में किसी वस्तु का उत्पादन हो गया, आलू, प्याज, भंटा, नमक, तेल, मिर्च, जो भी हमने उत्पादन किया बच्चों, और उसको हमने वितरण किया, एक जगह से दूसरी जगह हमने क्या किया, उसको बांटा, भेजा और मानव उसका उपयोग किया। तो इस स्थिति में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माने खेतों से किसी दुकानदार के पास तक पहुंचाने के लिए भी मुझे परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, और दुकानदार उसे फिर भिन्न भिन्न दुकानों में, छोटे छोटे दुकानों में जो भेजता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहाँ भी परिवहन की ज़रूरत पड़ता है। तो परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी, समय माने किलोमीटर दूरी या समय दूरी समकाल सेवाओं के लिए तथा लागत दूरी के रूप में मापा जाता है। माने कुल मिलाकर समझो कि परिवहन में जो भी दूरी होती है उसको किलोमीटर के रूप में या समय दूरी के रूप में हम लोग या लागत दूरी के रूप में मापेंगे। या कृषि तथा उद्योग आदि के विकास में महत्वपूर्ण साधन होता है। माने किसी भी कृषि को, उद्योग को अगर विकसित करना है, कृषि के किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तब मुझे परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। कोई उद्योग हमने लगा दिया, मानो कि चीनी का हमने कारखाना ही खोल दिया और वह चीनी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो इस तरीके से परिवहन समझ गया तुम लोग ठीक से। अब हम नेक्स्ट समझेंगे इसमें से संचार। कहते हैं कि शब्दों, संदेशों, तथ्यों तथा विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। पहुंचाने में हूँ छोटा की मात्रा से लिखेंगे हम। अर्थात जब भी किसी शब्द को, संदेश को, विचार को हम एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं, तो इस पहुंचाने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। प्रारंभ में संचार को परिवहन की आवश्यकता थी, लेकिन आधुनिक तकनीक जैसे कि मोबाइल के आविष्कार ने इसे परिवहन से स्वतंत्र कर दिया। संचार सेवाओं में दूरसंचार, रेडियो और दूरदर्शन, समाचार पत्र, उपग्रह संचार, इंटरनेट आदि आते हैं। इसको समझेंगे संचार क्या है। जब किसी भी तथ्य को, किसी भी संदेश को, शब्द को, किसी ऑर्डर को, माने अपनी विचारधारा को एक जगह से दूसरे जगह तक जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो संचार व्यवस्था में आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे संचार व्यवस्था में हम जानेंगे कि क्या क्या आते हैं। तो दूरदर्शन, दूरसंचार, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, इसके द्वारा हम यहाँ गांव में बैठे हुआ गोपालगंज का व्यक्ति अपनी कोई चीज़, किसी तथ्य को, किसी टॉपिक को, किसी चीज़ दूसरी जगह अगर पहुँचा देना हो, आसानी से वो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से पहुंचा सकता है। तो मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, दूरसंचार हो गया, टेलीविज़न हो गए, समाचार पत्र हो गए, ये सब हमारे संचार सेवाओं में आते हैं। प्राचीन काल में संचार के रूप में हम किसी न किसी वाहक का प्रयोग करते थे। अर्थात एक पोस्टमैन हुआ करता था, या हम कबूतरों से भी अपनी माने तथ्य को दूसरे जगह भेज दिया करते थे, बाज से भेज दिया करते थे। और उसके बाद पोस्टमैन की शुरुआत हो गई, तार के माध्यम से भेजा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में
दूरसंचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार, उपग्रह संचार, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि सेवाएँ दूरसंचार के माने संचार व्यवस्था के रूप में काम करती है। अब हम पढ़ेंगे सेवाएं। आखिर सेवा किसे कहते हैं बच्चे? तो सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती है और विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं लोगों को और कुछ सेवाएं उद्योगों को तथा कुछ सेवाएं दोनों को दी जाती है। जैसे परिवहन सेवाएं, सेवा जिससे भी कोई दूसरा व्यक्ति लाभान्वित हो जिस कार्य से, उसे हम क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। किसी भी कार्य के करने से यदि कोई दूसरा उससे लाभान्वित होता है तो उसे हम सेवा कहेंगे। और जो भी इसमें से सेवाएं होती है वह सेवाएं उद्योगों के लिए भी सेवा होती है और समझो कि साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी सेवा होती है। जैसे परिवहन सेवाएं, तो सेवा मुख्यतः दो प्रकार की होती है बच्चे। एक होता है उच्च स्तरीय सेवा और दूसरी होती है निम्न स्तरीय सेवा। तो उच्च स्तरीय सेवा में आते हैं इसमें से लेखक, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, संगीतकार इत्यादि। ये सब उच्च सेवाएं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में मदद मिलती है। व्यक्ति का जीवन आरामदायक हो जाता है, सुविधापूर्वक हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सुखी होता है, संपन्न होता है, स्वच्छ होता है, ज्ञानी हो जाता है। जीवन भर इस सेवा का लाभ उठाकर व्यक्ति खुशहाल रहता है। दूसरा होता है निम्न स्तरीय सेवाएं, जैसे पसारी की दुकान हो गए, धोबी घाट हो गया, ये सब भी सेवा देते हैं। मतलब छोटे मोटे काम को कर कर, मान लो कि कोई नाई का दुकान खोल रखा है, कोई मान लो कि जूता पॉलिश करने का दुकान खोल रखा है, कोई पसारी का दुकान खोल रखा है, ये भी सेवा है, लेकिन इसको निम्न सेवा में रखा जाता है। लेखक को, शिक्षक को, डॉक्टर को, वकील को, संगीतकार को उच्च सेवा में रखते हैं हम लोग। इस तरीके से सेवा हमने पढ़ लिया। अब इसमें जानेंगे कि तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन कौन होते हैं, इसमें कौन कौन संलग्न हैं। तो कहता है विश्व में अधिकांश लोग तृतीय क्रियाकलापों या सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं। अब इसको अंदाज़ा इससे लगा बच्चे कि तुम जितने पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ लिख कर तुम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो चाहता हो कि मैं जाकर कुदाल चलाऊँ, खेती करूँ, मेहनत ज़्यादा करूं, मजदूरी करूं। सब चाहते हैं कि मैं किसी न किसी सर्विस में चला जाऊं। तो ऐसे लोग ही तृतीय क्षेत्र में अर्थात तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में विकसित देशों के लोग संलग्न हैं, उसके बाद विकासशील देश के लोग होते हैं। याद रखेंगे, अगर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र के लोग ही जहाँ सबसे अधिक सेवा में लगे रहते हैं वह विकसित देश में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक 75% लोग सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं। सेवा क्षेत्र में दरअसल न तो पूंजी लगानी पड़ती है ज़्यादा और न तो मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ दिमाग लगाकर और उसमें व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र क्या है। औपचारिक को हम संगठित कह सकते हैं और अनौपचारिक को असंगठित के रूप में मान सकते हैं। तो इसमें लिखा है बच्चे कि नियमित कार्यों में संलग्न लोग औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका सरकार के पास लेखा जोखा रिकॉर्ड के रूप में होता है, जैसे शिक्षक, प्रबंधक, अधिकारी, क्लर्क, ये सब के सब औपचारिक क्षेत्र में आते हैं बच्चे। माने जो व्यक्ति एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करके और समझो कि अपना एक रिकॉर्ड के रूप में वो प्रस्तुत करे, वो समझो कि एक औपचारिक सेवा क्षेत्र में आएंगे। जैसे शिक्षक हुआ, प्रबंधक हुआ, अधिकारी हुआ, क्लर्क हुआ, इनका एक निश्चित समय होता है और कार्य भी इनका सरकार के पास लेखा जोखा सब रिकॉर्ड इनका रहता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इन्हें औपचारिक क्षेत्र के लोग। दूसरा तो अनौपचारिक क्षेत्र। तो अनौपचारिक क्षेत्र क्या है? तो अनौपचारिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें संलग्न लोगों का लेखा जोखा सही सरकार के पास नहीं होता। जैसे खेतीहर मजदूर, छोटे एवं सीमांत किसान, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, बुनकर, कारीगर, दैनिक मजदूर। तो इस तरीके से बच्चे माने जिनका लेखा जोखा सरकार के पास रिकॉर्ड में रहे, निश्चित समय तक जो कार्य करे, एक निश्चित जिसके लिए नियमावली बनी हो, वह है औपचारिक क्षेत्र। और जिसका कोई निश्चित लेखा जोखा नहीं हो सरकार के पास में, निश्चित कोई डाटा न हो, उनका निश्चित कोई समय भी न हो, निश्चित कोई कार्य भी न हो, वे लोग होते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में। तो औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र समझ गए होंगे बच्चे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसी में पर्यटन। मनोरंजन की दृष्टि से की जाने वाली यात्रा को पर्यटन के नाम से जाना जाता है। जब भी हम कभी सोच लेते हैं कि चलो कहीं चलते हैं, मज़े करेंगे, कहीं घूमते भी हैं हम लोग और समझो कि इंजॉय करते हैं और मनोरंजन काफ़ी करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं?
पर्यटन बोलते हैं। इस यात्रा का संबंध व्यापार से नहीं होता। जब भी हम व्यापारिक उद्देश्य से दूसरी जगह जाएंगे तो उसको हम मनोरंजन कभी नहीं कहेंगे। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप है जिसमें सबसे अधिक रोजगार है। जैसा कि तुम सबको पता है बच्चे कि दुनिया में जिसके पास भी पैसे हो जाता है, व्यक्ति सिर्फ पैसे से खाना खाकर पीकर सोकर जीवन नहीं जी सकता। जब तक उसके जीवन में मनोरंजन नहीं आया, आनंद नहीं आए, रस नहीं आए, तब तक जीवन व्यक्ति का निराधार सा लगता है, बेरस हो जाता है। तो ज़िंदगी को पुनः चार्ज करने के लिए, सच पूछो तो कहा जाए तो मैंने अंदर जोश खरोश उत्साह उमंग लाने के लिए जो मनोरंजन के उद्देश्य से जो यात्रा किया जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे? पर्यटन बोलेंगे। और पर्यटन विश्व का सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। इससे प्राप्त आय सबसे अधिक है। मनोरंजन से ही मैंने समझ लो कि पर्यटन से सबसे ज़्यादा आय भी प्राप्त होती है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो मान लो कि यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पे लाल किला है, यहाँ पे कुतुब मीनार है, यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भारत सरकार को काफ़ी ज़्यादा आय प्राप्त होती है। और आखिर पर्यटक प्रदेश किसे कहते हैं हम लोग? तो ऐसे क्षेत्र जो कि पर्यटन के क्षेत्र हैं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे हम पर्यटक प्रदेश कहते हैं। इसमें ऐतिहासिक नगर, मनमोहक दृश्य, भूमि, पर्वतीय क्षेत्र आदि आते हैं। मतलब समझ लो बच्चे, जिस क्षेत्र पे पर्यटक जाते हैं, मैंने समझो कि मनोरंजन के दृष्टिकोण से यात्रा करने के लिए जिस क्षेत्र में जाया जाता है उस क्षेत्र को ही हम पर्यटक प्रदेश या पर्यटक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो पर्यटन की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन की मांग कैसे प्रभावित होती है? तो इसकी मांग को प्रभावित करने के कारकों में दो चीज़ होती है, एक है मांग और दूसरा है परिवहन। मैंने जब उसकी मिलाकर जानेंगे कि जैसे ही किसी पर्यटन क्षेत्र की मांग बढ़ेगी, परिवहन भी वहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लोग वहाँ लेकर जाएंगे आएंगे। तो इस तरीके से पर्यटन की मांग को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, मांग और परिवहन। दूसरा हो गया पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक। कौन कौन सी चीज़ें पर्यटन को आकर्षित करती है? तो सबसे पहली जलवायु, तब भूदृश्य, तीसरा है इतिहास एवं कला, चौथा है संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। तो इससे हम जानेंगे यदि किसी क्षेत्र की जलवायु प्रकृति के अनुकूल हो, मानव के शारीरिक जो तापमान है उसके अनुसार अगर वहाँ का अगर जलवायु है तो वहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। भूदृश्य मतलब वहाँ का जो जगह देखने में काफ़ी आनंदित हो, देखकर मन प्रसन्न होने लगे, वहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इतिहास और कला, इतिहास और कला से संबंधित कोई क्षेत्र हो तो इतिहास को जानने के लिए, कलाओं को जानने के लिए लोग वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था में जानेंगे कि कोई भी देश हर दूसरे देश की संस्कृति को जानने के लिए इच्छुक रहता है, तो अगर वो जाते हैं वहाँ की संस्कृति को जानते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को जानना हो तो उसके लिए भी व्यक्ति पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से पर्यटन को आकर्षित करने वाले चारों कारक हम याद रखेंगे, जलवायु, भूदृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अब आगे कहते हैं इसमें से कि चिकित्सा पर्यटन क्या है। अब इसमें जानेंगे कि चिकित्सा पर्यटन से अभिप्राय चिकित्सा व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से है। माने जब कोई व्यक्ति चिकित्सा का व्यापार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटन बोलेंगे। कहता है कि 2005 में यूएसए से उपचार के लिए लगभग 55,000 रोगी भारत आए। भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। माने कुछ लोग जैसे भारत जैसे देश में 2005 में अमेरिका से अगर बात करें तो वहाँ से 55,000 रोगी भारत आए और यहाँ पे अपना रोग भी ठीक रहा है, प्लस यहाँ पे समझो कम खर्च में उनका रोग भी ठीक हो गया, प्लस भ्रमण भी कर लिए, तो दोनों काम उनकी एक साथ हो जाती है। इस प्रकार के चीज़ों को हम कहते हैं और मनोरंजन भी हो जाता है उनका और चिकित्सा भी हो जाता है। तो इसीलिए हम इससे क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटन। अब हम कहते हैं कि भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभर चुका है। तो इस तरीके से हमारा तृतीय क्रियाकलाप समाप्त हुआ। अब आज के फिर टॉपिक में, अब इसी लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ क्रियाकलाप का परिचय पहले जानेंगे। तो इनोवेशन किया है इसका, पहले जानेंगे हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप कि चतुर्थ क्रियाकलाप से अभिप्राय ऐसे उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। चतुर्थ क्रियाकलाप बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से है, जैसे कि शिक्षा,
सूचना, शोध व विकास, शोध और अन्वेषण। फिर से जानेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। एक बार जैसे मैं बताया कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ ही पहली बार जिस क्रियाकलाप को अपनाता है, जैसे कृषि और पशुपालन, उसको प्रथम क्रियाकलाप कहते हैं। उसी कृषि पशुपालन के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है, उसका व्यापारिक रूप से व्यक्ति इतना व्यवसाय करने लगता है कि उत्पादन बढ़ा देता है, उद्योग धंधे खोल लेता है, खूब पैसे अर्जित करता है, तो उसे कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। यदि सेवा क्षेत्र में कोई आप आते हैं तृतीय क्रियाकलाप में, तो सेवा क्षेत्र में आने वाले सभी लोग तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति सेवा करके, सर्विस करके, चाहे नौकरी करता हो, शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई धोबी का काम करता हो, नाई का काम करता हो, कहीं भी सेवा करके और पैसे कमाता है, तो उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या आता है, यदि व्यक्ति इस नए ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, एजुकेशन के द्वारा, शोध एवं विकास करके, माने चिंतन के द्वारा, विकास के द्वारा, मनन के द्वारा, नए टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा जब अपना काम चलाता है, और तो उसे हम कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो चतुर्थ क्रियाकलाप समझ में आ गया बच्चे। अब हम पढ़ेंगे पंचम क्रियाकलाप। तो पंचम क्रियाकलाप में क्या, इसे जानेंगे। तो पंचम क्रियाकलाप से अभिप्राय ऐसे उच्चतम बौद्धिक व्यवसायों से है जो ज्ञान पर आधारित होते हैं। इन क्रियाकलापों में निर्णय लेने वाले तथा नीतियां बनाने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। पंचम क्रियाकलाप का व्यवसाय करने वाले श्रमिकों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। यह उच्चतम श्रेणी के ज्ञान आधारित क्रियाकलाप है। इनमें आंकड़ों का व्याख्यान करना तथा नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना है। नीति निर्धारक, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, ये सब आते हैं पंचम क्रियाकलाप में। मतलब समझ लेंगे बच्चे कि पंचम क्रियाकलाप, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मैं बता चुका हूँ। पंचम के बारे में जानेंगे, जो ज्ञान के आधार पर बौद्धिक व्यवसायों से जुड़े रहते हैं। काफ़ी विद्वत लोग होते हैं जिनमें किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने का और नीति बनाने का व्यक्तित्व शामिल होता है। ऐसे क्रियाकलापों को हम पंचम क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। ये उच्च कोटि के, समझ लो कि ये स्कॉलर होते हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, निर्णायक होते हैं और परामर्शदाता होते हैं। माने समझ लो कि बेस्ट स्कॉलर किसी भी देश के जो होते हैं, जो अच्छे मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो किस क्रियाकलाप में आएंगे, पंचम क्रियाकलाप में। इस तरीके से 5 प्रकार के क्रियाकलाप हम पढ़ चुके हैं। 2 और टॉपिक है जिसे हम जानेंगे कि बाह्य स्रोतन क्या है या आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, जानो। जब हम किसी भी कार्य की लागत घटाने के लिए और कुशलता को बढ़ाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी, अभिकरण या व्यक्ति को काम सौंप देते हैं, तो उसे बाह्य स्रोतन या ठेका देना के नाम से जाना जाता है। बाह्य स्रोतन के बढ़ने के कारण में है कि बाह्य स्रोत के बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। पहले जानेंगे बाह्य स्रोतन। मानो हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास करना है और विकास करने के लिए देश के किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे क्षेत्र से अलग अलग एजेंसियों को हम बुलाते हैं अपने यहाँ और बोलते हैं कि आइए हमारे यहाँ कंपनी खोलिए, अपनी कुशलता का प्रयोग कीजिए और हमारे यहाँ किसी प्रकार का नया नया वर्क करके और हमारे देश को डेवलप कीजिए, यहाँ के लोगों को काम भी सौंपिए और यहाँ की बेरोज़गारी भी दूर कीजिए और आप अपने डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा भी डेवलपमेंट करते रहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतन। मतलब कि बाह्य स्रोतन में एक देश बाहरी देश के साइंस का, टेक्नोलॉजी का, वहाँ की कुशलता का, वहाँ के क्षमता का प्रयोग अपने देश में बुलाकर करवाता है, तो उसे हम बाह्य स्रोतन के नाम से जानते हैं। बाह्य स्रोतन बढ़ने के कारण क्या है, जिसके कई कारण हैं। पहला, कुछ देशों में मानव श्रम का महंगा होना तथा कुछ देशों में सस्ता होना। मानो कि हमारे देश में मानव श्रम अगर महंगा हो जाए तो सस्ते देशों में, जो गरीब देश है, वहाँ से सस्ते मजदूर हम अपने यहाँ बुलाते हैं और उनके क्रियाकलाप के द्वारा यहाँ के कार्य को कराकर और सस्ते में अपना काम पूरा करवाते हैं। दूसरा है इंटरनेट और संचार सेवाओं का उन्नत होना। इंटरनेट और संचार सेवा इतनी उन्नत हो गई है कि विश्व के किसी भी दूसरे देश से साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इंटरनेट के द्वारा नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ाना शुरू करते हैं। तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में हमने तुम्हें बता दिया था बच्चे कि वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और इसके तहत पूरे विश्व को एक मंडल के समान समझा जाता है, जिसमें एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में अपने व्यापार वाणिज्य को तो बढ़ाता है या अपने सेवा को भी भेज सकता है, वस्तु को भेज सकता है, मंगा सकता है और कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में आने जाने, भेजने, मंगाने में कभी कोई दिक्कत न हो। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग,
वैश्वीकरण। इसके परिणाम स्वरूप भारत, चीन जैसे देशों में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हुए हैं। तो इस तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन क्या है। तो ऐसे बाह्य स्रोतन जो सूचना और ज्ञान प्रेरित हैं उन्हें ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन कहते हैं, जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, कानूनी तथा बैंकिंग सेक्टर आदि। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन का मतलब हुआ कि हम अपने देश में बैठे हुए, घर में बैठे हुए यदि किसी भी दूसरे देश, दूसरे जगह, दूसरे स्थान से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जैसे ई लर्निंग के द्वारा हम क्या करेंगे कि पुस्तक, अमेरिका की लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तक का अध्ययन हम यहीं पे बैठे बैठे कर लेंगे। अनुसंधान के द्वारा बौद्धिक संपदा और कानूनी तथा बैंकिंग सेक्टर का लाभ हम यहीं से बैठे बैठे दूसरी जगह का हम अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गाँव के, अपने घर में हम जब उसका लाभ उठाने लगते हैं तो जिस प्रकार ज्ञान से उठाए गए लाभ को हम ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मुख्य तौर पे आईसीटी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अंकीय विभाजन में हम पढ़ेंगे कि संचार माने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो जानेंगे हम कि सूचना तथा और संचार प्रौद्योगिकी का विकास पूरे विश्व में, पूरा में बड़ा उसे पू लिखेंगे, पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है। विकसित एवं विकासशील देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजन कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, कोई भी विकसित एवं विकासशील देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजन कहते हैं। मतलब कि विकसित देशों में आईसीटी का अलग समझो कि डेवलपमेंट हुआ रहता है, जो विकासशील देश है वहाँ पे आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अलग डेवलपमेंट है, और इसी दोनों के अंतर को हम अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। और आसानी से समझे, जैसे हमारा देश हो गया, मान लो सामान्य रूप से यहाँ 3G चलता है, 4G चलता है, और यही अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ 5G 6G या 7G तक आ चुका है। तो इस प्रकार के जो अंतर हैं दोनों जगह के टेक्नोलॉजी में, संचार में, सूचना में, तो इस दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे, अंकीय विभाजन के नाम से जानेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं कि जैसे सामान्य तौर पे अंकीय विभाजन जब करेंगे तो कॉलर का रंग देखकर उसके कार्य की प्रकृति को हम बहुत सारा इसमें से बता सकते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर मानो कोई लाल कलर अगर दिखाई दे, बच्चे सामान्य रूप से जानो जो 5 क्रियाकलाप हम पढ़े हैं, पाँचों क्रियाकलाप को मिलाकर, आउटसोर्सिंग को मिलाकर, अंकीय विभाजन को मिलाकर किस रंग का कार्य प्रवृत्ति क्या होता है वो जानेंगे। तो लाल रंग, ये प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न कृषक और मछुआरे जो होते हैं उनके लिए लाल रंग प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, लाल रंग को पसंद करने वाले जो भी लोग हैं, लाल रंग इस्तेमाल करने वाले किस क्षेत्र में जुड़े हुए रहते हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न कृषक और मछुआरे होते हैं। नीला रंग, मजदूर वर्ग के लोग नीला रंग अपनाते हैं। देख लोगे भारत में भी जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं नीले रंग का झंडा उठाते हैं बच्चे, ये सभी मजदूर वर्ग में आते हैं। गुलाबी रंग ये वेटर तथा विक्रेता के लिए बनाया गया है। धूसर रंग कुशल तकनीशियन के लिए बनाया गया है। धूसर माने मिट्टी के ऊपर का जो रंग होता है उसे धूसर रंग बोलते हैं हम लोग। उसके बाद श्वेत रंग वेतनभोगी, पेशेवर, लिपिक, प्रशासनिक पदाधिकारी, ये सब श्वेत कलर इनके लिए बनाए गए हैं। तथा स्वर्ण रंग ये उच्च कुशल पेशेवर जैसे सीए हो गया, इंजीनियर हो गया, सर्जन हो गए, इन लोगों के लिए स्वर्ण कलर का रंग बनाया गया है। तो कौन सा रंग किसको दर्शाता है, परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, तैयार करके रखोगे बच्चे। और इसमें लाल और नीला ऐसा पश्चिमी देशों में बोला जाता है, माने 2 रंग पश्चिमी देशों में लाल और नीला बोला जाता है। इस तरीके से हमारा ये लेसन समाप्त हुआ बच्चे, और इस वीडियो में हमने तुम्हें पूरा पढ़ाया कि तृतीय क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है, पंचम क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है। इस तरीके से तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, बाह्य स्रोतन, चिकित्सा पर्यटन और अंकीय विभाजन हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखो। यह 12वीं क्लास का 7वां लेसन ज्योग्राफी का है, 8वां लेसन इसके अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें। और यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर तुम पूछो, जेडी सर का नंबर तुम्हारे पास होगा, उस पर कॉल करो।